हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधाज क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में दोस्तों हम यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र कवर कर रहे थे। आप लोग जो है ज्यादा परेशान ना हो। अगर आप बीए सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, या फिर आप जो है दोस्तों एमए कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम, बीबीए, एलएलबी या बीए एलएलबी, आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, और अगर आपके पास में अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र आपके सिलेबस में है तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप ये सीरीज को कंप्लीटली दोस्तों इसे अटेंड कर सकते हैं। जितनी आवश्यक और जितनी महत्वपूर्ण या जितनी उपयोगी है बीए फर्स्ट ईयर के लिए है, उतनी ही उपयोगी आप लोगों के लिए भी होगी, क्योंकि यहां पर दोस्तों टॉपिक एक ही होता, सब्जेक्ट एक ही होता है ना, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे मांग के नियम की। और हाँ, मैं आपको बता भी दूं कि आपके एग्जाम को देखते हुए ही दोस्तों इस सेशन को फिर से कंटिन्यू किया गया है, और हमारा प्रयास अब यही रहेगा कि पर डे आपको एक लेक्चर पर डे कम से कम मिलता रहे। चलिए दोस्तों, तो मांग के नियम पर, लॉ ऑफ डिमांड पर हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है? चलिए सबसे पहले तो ये बात कर ले दोस्तों कि अभी तक जितने सेशन हमारे हुए हैं, लगभग 9 सेशन अभी तक हो चुके हैं। तो 9 सेशन पर जो इसकी फर्स्ट यूनिट थी, उस फर्स्ट यूनिट को हमने कंप्लीट किया है। एक इकाई आपकी एक कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंड यूनिट में अब हम मूव कर रहे हैं, और सेकेंड यूनिट आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला ही टॉपिक होगा मांग का नियम और इसके अपवाद। आई होप क्लियर है, ठीक है ना। बाकी के आपको सेकेंड ईयर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं लिखे हुए हैं, आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए डायरेक्टली दोस्तों अब सेशन पर मूव करते हैं। मांग के नियम और मांग के आज के सेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है जरा ये देख लीजिए, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए कि हमें इस टॉपिक में क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम मांग के नियम को समझेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ इसकी डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद मांग वक्र जो है, जो मांग वक्र होता है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। मांग वक्र ये थोड़ा से परेशान करने वाले ऐसी टर्म होती है, लेकिन अंदर जब चलोगे ना, तो जब सेशन समझोगे एकदम स्मूथ हो जाएगा, एकदम फ्री हो जाओगे आप माइंड से। मांग वक्र क्या होता है, ये नियम, मांग के नियम वगैरह क्या होता है, ये एकदम इजी टर्म है, कुछ भी नहीं है ना। तो मांग के नियम लागू होने के कारण क्या है, और मांग के इसके अपवाद क्या है, ये सारी बातें, चारों बातें हम इसमें फोकस करने वाले हैं। आइए दोस्तों, तो डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे हम अपने आज के सेशन को। मांग का नियम क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम क्या है। सबसे पहले तो आप मांग के नियम को समझिए दोस्तों। मांग का नियम का मतलब ये होता है, एकदम पहले व्यवहारिक रूप से इसको समझिए, उसके बाद में इसे जो है पूरा इसका थ्योरेटिकल पार्ट बताऊंगा, किस प्रकार से आपको एग्जाम में आंसर राइटिंग करनी है, किस लैंग्वेज में आपको आंसर राइटिंग करनी है। अगर आप व्यवहारिक रूप से पहले समझ जाओगे तो ये थ्योरेटिकल जो पार्ट लिखा हुआ है पीछे, ये आपको पूरा स्मूथ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों मांग का नियम कुछ भी नहीं है, पहले तो उसको निकाल दीजिए अपने दिमाग से कि यार आप कुछ पढ़ भी रहे हैं ना, इकोनॉमी जैसा कुछ मांग का नियम जैसा लॉ ऑफ डिमांड ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सोचिए, आप अपने व्यवहारिक लाइफ में सोचिए कि जब हम किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं मार्केट में, वस्तु को खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो हम हमेशा जो है दोस्तों एक जगह हमारा फोकस हमेशा होता है कि यार वस्तु का रेट क्या है, उस वस्तु की कीमत क्या है ना। अगर कीमत हमारी अपेक्षा से ज्यादा होती है तो हम उस वस्तु को नहीं खरीदेंगे, है ना। और अगर उस वस्तु खरीदना हमारे लिए जरूरी ही होगा, इमरजेंसी होगी, तो क्या करेंगे, हम थोड़ी कम खरीदेंगे, ज्यादा नहीं खरीदेंगे। लेकिन इसका उल्टा कर दीजिए, अगर उस वस्तु का मूल्य, ये कीमत अगर कम हो जाए, गिर जाए, जैसे हमें पता था कि वो वस्तु हमें 1000 में मिलने वाली है, लेकिन हमने मार्केट में जाकर पता चला कि जिस चीज को हम खरीदने गए थे, जिस वस्तु को हम मार्केट में खरीदने गए थे, हम सोच के गए थे कि वो 1000 रुपए में मिलेगी, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि वो तो 500 रुपए में मिल रही है, उसकी रेट गिर गई, 500 रुपए हो गई। तो क्या करेंगे, हम उसे ज्यादा खरीद लेंगे, एक की जगह 2 खरीद लेंगे। ये हमारा नॉर्मल स्वभाव होता है ना, कि वस्तु को उसकी कीमत से जज करना, उसकी कीमत देख करके उसको परचेस करना, ये हमारा स्वभाव है, हमारा मतलब संपूर्ण समाज का। आई होप क्लियर है। तो अब यहां पर कहने का प्रयास है कि जो मांग का नियम है ना, ये और कुछ भी नहीं, बल्कि मांग का नियम ये है कि जब वस्तु की कीमत ज्यादा होती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, और जब वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। तो यही है मांग का नियम। और ये मांग का जो नियम है दोस्तों, ये ऊपर नीचे होने वाला जो ये मांग का नियम है, ये बताता है, क्या बताता है ये, कि वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा, मांगी गई मात्रा, फिर से सुनिए, वस्तु की कीमत मतलब वस्तु का मूल्य और वस्तु की मांग, इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध बताता है। विपरीत संबंध क्यों? क्योंकि अभी बताया ना, वस्तु की मूल्य मतलब कीमत अगर ऊपर जाएगी तो ये मांग है। मांग बताइए, मांग ऊपर जाएगी या नीचे आएगी? स्वाभाविक ही नीचे आएगी, है ना। अगर वस्तु की रेट
कीमत बढ़ जाएगी तो मांग कम हो जाएगी, और जैसे इस कीमत को कम करने जाओगे तो मांग बढ़ने लग जाएगी। तो यहां पर ये मांग का जो ये नियम है ये क्या बता रहा है, विपरीत संबंध बता रहा है ना, कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, और दूसरी घटेगी, दूसरी पहली घटेगी तो दूसरी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए कहा गया है कि मांग का नियम हमेशा वस्तु का मूल्य और वस्तु की मांगे जाने वाली जो मात्रा होती है उसके बीच में विपरीत संबंध को बताता है। आई होप क्लियर होगा, है ना। तो यही है मांग का नियम और कुछ भी नहीं। वो बस इसी के बारे में हमें टोटल आज के पूरे टॉपिक में चर्चा करनी है। मांग का नियम सिंपल है यार, वस्तु की कीमत है, अगर वो ज्यादा हो जाएगी तो भाई हम कम खरीदेंगे, है ना, तो उसकी बिक्री कम होगी। वो वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो उसकी बिक्री बढ़ जाएगी, सीधी बात है, मार्केट में उसकी मांग बढ़ जाएगी। दैट्स ऑल, ठीक है ना। बस अब ये आपको देखना ये है कि थ्योरेटिकल पार्ट के रूप में कि आपको इसका विस्तार कैसे कर दे, कि समझ तो लिया आपने, लेकिन जिस प्रकार से समझा है इसका अब आपको इसको एक्सप्लेन करना है लिख के। किसी को समझाने का बोलूंगा तो आप फट से समझा दोगे अब, लेकिन लिख के कैसे बताओगे, एग्जाम में आपको लिखोगे कैसे। तो उसके लिए दोस्तों कुछ स्टेप बाय स्टेप हम इसका अध्ययन करने वाले हैं, और मैं आपको बताऊंगा किस किस प्रकार से आपको कौन कौन से टर्म का सहारा लेते हुए जो है इसमें आगे बढ़ना है। और दोस्तों एक बात और विशेष याद रखें, जहां जहां पर भी डेटा हाईलाइट किया हुआ है ना, वो इसके की पॉइंट है। अगर वो की पॉइंट आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर जाते हैं तो आपको पूरा मैटर हमेशा याद रहेगा, और याद नहीं भी रहेगा, भूल भी जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। की पॉइंट आपको पता होना चाहिए। की पॉइंट अगर आपको पता है तो आप अपनी स्टोरी स्वयं से आप खुद राइटर बन सकते हो। क्लियर है। चलिए अब एक बार दोस्तों मेरे साथ में स्लाइड को रीड कीजिए, एक बार पढ़िए। मांग का नियम वस्तु का मूल्य, जैसा मैंने आपको बताया, वस्तु की कीमत, है ना, तथा उसकी मांगे जाने वाली मात्रा, मांगे जाने वाली मात्रा अर्थात कि उसकी मार्केट में मांग, मार्केट में मांग, इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध को बताता है ना। कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, और कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, तो ये विपरीत संबंध हुआ ना दोनों के बीच में। तो इसी की बात कर रहा है। सरल शब्दों में कहा जाए, आसान शब्दों में, तो किसी वस्तु के मूल्य में कमी हो जाने पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और जब वस्तु की का मूल्य कम हो जाता है, वस्तु का के मूल्य में वृद्धि हो जाने पर उसकी मांग कम हो जाती है, मांग कम हो जाती है। देखिए किसी वस्तु के मूल्य में कमी होना, अगर वस्तु का मूल्य कम हो रहा है तो मांग बढ़ जाती है, और वस्तु का मूल्य अगर बढ़ रहा है तो मांग दोस्तों यहां पर कम हो जाती है। क्लियर है ना इतना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक तथ्य आपको याद रखना है कि दोस्तों जो ये मांग का नियम था, ये जो मांग का नियम है, यह गुणात्मक कथन, ये कौन सा गुणात्मक कथन होता है, मतलब ये गुण बताता है, मात्रा परिणाम नहीं बताएगा। क्या बताता है, गुण बताता है कि हुआ क्या एक्चुअल में, लेकिन कितना हुआ ये नहीं बताएगा। समझिए कहानी को पूरी अच्छे से समझिए। क्या है पहले स्टेप में कि मांग का नियम गुणात्मक कथन है, परिणामात्मक नहीं। मतलब कि ये जो मांग का जो नियम है, इस पूरी घटना में, इस पूरी प्रक्रिया में क्या हुआ है ये तो बताएगा, उसके गुण बताएगा कि क्या हुआ एक्चुअल में, क्या हुआ, क्या घटित हुआ है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि जो घटित हुआ वो कितना घटित हुआ है, कि कीमत, कितनी कीमत बढ़ने पर कितनी मांग गिरी है, या कितनी कीमत कम होने पर कितनी मांग बढ़ी है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। क्यों? क्योंकि ये आगे के टॉपिक में क्लियर होने वाला है ना। मांग का नियम गुणात्मक होता है, ठीक है ना, गुणात्मक होता, परिणामात्मक नहीं। परिणामात्मक अगर होगा तो क्या बताएगा वो, कि इतनी मांग कम हुई थी इसलिए इतनी कीमत कम हुई थी इसलिए इतनी मांग बढ़ गई। ये सिर्फ इतना बताएगा कि मांग बढ़ी, माफ करना, कीमत बढ़ी, मांग कम हो गई। आई होप क्लियर होगा, ठीक है ना। तो फिर अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ये कौन बताएगा फिर, कि ठीक है मांग का नियम ये बताता है कि मांग बढ़ती है या कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, ये सब तो बताता है, लेकिन कितनी मांग बढ़ने पर कितनी कीमत बढ़ने पर कितनी मांग कम होगी ये कौन बताएगा। तो दोस्तों ये मांग का नियम नहीं बल्कि मांग की लोच बताता है। क्यों, कौन बताता है, मांग की लोच, ठीक है ना। उसको भी पढ़ेंगे, इसका शायद 3rd या 4th टॉपिक होने वाला है मांग की लोच वाला, उसमें हम इसको भी देखेंगे, है ना। तो ये लिखा भी हुआ दोस्तों, ये देखिए गुणात्मक कथन नहीं है बल्कि ये परिणामात्मक कथन है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि मांग का जो नियम है ये बताता है कि वस्तु के मूल्य में वस्तु के मूल्य बढ़ जाते हैं तो इनकी मांग कम हो जाती है ना, मांग कम हो जाती है, मांग घट जाती है, ठीक है। किंतु ये यह नहीं बताता है कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से मांग
कितनी कम हुई है, कितनी कम हुई है, याद रखिए कितनी, मांग कितनी कम हुई है, ये डेटा नहीं बताता। तो ये डेटा बताता कौन है, ये बताता है मांग की लोच। कौन बताता है, मांग की लोच। अभी मांग की लोच में स्पष्ट दिखेगा कि मांग कीमत इतनी बड़ी थी इसलिए मांग इतनी कम हो गई है। तो ये पूरा जो एनालिसिस होता है दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र में, वो मांग की लोच के अंदर किया जाता है। आई होप क्लियर हो गया यहां तक का, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए, अगर डाउट नहीं है तो कमेंट करके यस लिख दीजिए, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं ज्यादा परेशान नहीं करता हूं आप लोगों को, सिर्फ कमेंट में सिर्फ यस या फिर थंब मार दोगे तो भी समझ जाएगा कि ठीक है आप लोगों को समझ आया ये, है ना। डेफिनेशन देख लीजिए दोस्तों, दो डेफिनेशन है मार्शल साहब की और सैल्यूसल्स की, दोनों की एक जैसी ही है, कुछ भी नहीं है। मार्शल ने कहा है कि यदि बातें समान रहे, बाकी बातें समान रहे, बाकी बातें समान रहे मतलब क्या हुआ भाई, बाजार में बाकी सारी बातें समान रहे, बाजार में कोई दंगा ना हो, है ना, राष्ट्र में कोई दंगे ना भड़के हुए हो, आपातकालीन स्थितियां ना जन्मी हो, या उस वस्तु को लेकर के कोई दुष्प्रचार ना हुए हो, मतलब कि बात सारी बातें सामान्य रहे जैसी हमेशा चली आई है। अगर ऐसा ही है और बाजार में अगर वस्तु का मूल्य अब अचानक से कम हो जाता है, अचानक से कम हो जाता है तो मांग बढ़ जाती है, और एक इसका उल्टा कर दीजिए, अगर मूल्य जो है बढ़ गया तो मांग घट जाएगी। ये कहा है मार्शल साहब ने। दूसरा कहा है सैमुअल्सन ने, क्या कहा है कि अन्य बातें समान रहने पर, बाकी सारी बातें सामान्य अगर रहेगी, तो यदि किसी वस्तु की मात्रा बाजार में आती है, अधिक मात्रा आती है बाजार में, अगर किसी वस्तु की मात्रा बाजार में अधिक आ जाती है तो वह वस्तु एक कीमत पर ही बेची जाएगी, एक कम कीमत पर ही बेची जाएगी। समझ लिए कि जैसे मान लेते हैं कि अब बाजार में कोई वस्तु है, उसकी पूर्ति कुछ ज्यादा ही हो गई है, कुछ ज्यादा ही हो चुकी है, मतलब लिमिट से ज्यादा वो वस्तु आ चुकी है, तो क्या होगा, उसके खरीदार इतने नहीं होंगे, इसलिए उसको कम रेट में बेचना पड़ेगा। ये कहा है सैमुअल्सन ने, है ना। दोनों परिभाषाएं इस टॉपिक से मैच होती है और अच्छी परिभाषाएं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कोट किया है। अच्छा होगा अगर आप इनके नाम याद रख ले, परिभाषा तो अपने आप याद रह जाएगी, आप लोगों को सिर्फ नाम याद रख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अपने ये पूरे इसको समझने को लेकर के। दोस्तों मैंने एक डायग्राम का इस्तेमाल कर रहा हूं, जो डायग्राम आपके देख निकल के आ रहा सामने, है ना, इसका इस्तेमाल करेंगे और इसके माध्यम से इस पूरे जो मांग का नियम है इसे बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और पूरी उम्मीद करता हूं कि इस वाली स्लाइड के बाद में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं बचने वाली, पूरा स्मूथ हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ये मांग का नियम क्या है ना। आप लोग जो है थोड़ा पुस्तकों में इस प्रकार के कुछ डायग्राम चार्ट फार्ट देख करके ना डर बहुत जाते हो, यार ये क्या है ना, ये तो मैथमेटिकल डाटा आ चुका है, ये क्या हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब सिंपल है, सब इजी होता है। यहां पर समझिए दोस्तों, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये डायग्राम दिख रहा है, इसको ज्यादा लोड मत लेना, एकदम सिंपल है। देखिए कुछ डाटा आपको इधर दिख रहा है और कुछ डेटा इधर भी दिख रहा है, और एक टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन चलती हुई ऊपर को ये नजर आ रही है, डब्ल्यू लाइन इसको बोला जा रहा है ना, डब्ल्यू, ठीक है। और ये वाली लाइन कौन है दोस्तों, ये वाई लाइन है, वाई वाली, और एक लाइन ये है एक्स वाली। तो इन दोनों क्या बोल देंगे हम, ये इधर ओ है तो इसको बोलेंगे ओ एक्स और इसको बोलेंगे ओ वाई, ठीक है ना, ओ वाई, ठीक है। अब यहां पर वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए, पूरा क्लियर होता चलेगा। दोस्तों यहां पर जो ओ एक्स वाली जो लाइन है या ओ वाई वाली जो लाइन है, ये वस्तु के मूल्य को दिखाती। पहले तो समझिए कि जो डायग्राम बनाया गया है, ये चार्ट बनाई गई दोस्तों, ये किसकी है। यहां पर हम एक किसी वस्तु को लेते हैं, जैसे कि आम को ले लिया हमने, है ना, अभी गर्मी का सीजन है, आम बोलने में अच्छा भी लग रहा है ना, तो हमने आम को मान लिया कि चलिए आम का हमें यहाँ पर रेट देखना है, मतलब आम की जो बाजार की जो वैल्यू है या कहें कि मांग है उसको देखना है। तो जो मांग का नियम, हम जिस नियम की डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक आम के मांग का नियम डिस्कस कर रहे हैं, ये मान लीजिए आप लोग, ठीक है। तो अब यहां पर दोस्तों ये पूरे इस डायग्राम में ये जो ओ और वाई वाली जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये वाली फर्स्ट वाली खड़ी वाली, है ना, ये लाइन है मूल्य की, कीमत की, कि बाजार में कितनी कीमत है इसकी, ठीक है, ये कीमत वाली लाइन है। और ये ओ वाई वाली जो ओ एक्स वाली जो लाइन है दोस्तों, ये है मांग की, कि ये समझिए, फिर से मैं बता रहा हूं दोस्तों, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं इसको, और कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से समझने का प्रयास करें। देखिए ये जो वाई और ओ वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है दोस्तों, ये है आपकी मूल्य वाली, कि बाजार में कितना कितना इसका मूल्य, क्लियर है। और जो नीचे आपको दिख रही है ओ और एक्स वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन है आपकी मांग की, ठीक है ना।
और ये जो आपको वक्र दिख रहा है नीचे चलता हुआ, ये टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन दिख रही है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, वक्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वक्र। अब कौन सा वक्र भाई, ये जो है मांग दिखा रहा है ना, कि कितनी कीमत रहने पर कितनी इसकी मांग होगी, ये बताने वाला, इसको क्या बोलेंगे हम, मांग वक्र। क्या बोलेंगे, मांग वक्र। ठीक है, एक नाम होगा मांग वक्र। ठीक है ना, लिखा हुआ भी आप लोगों के लिए, परेशान मत होइएगा, ये मांग रेखा है, मांग वक्र है। क्लियर। चलिए अब देखिए दोस्तों, मैंने थ्योरेटिकल रूप में लिख भी दिया आप लोगों के लिए, ताकि आप भविष्य में कभी भूले ना। पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो ये पूरा डेटा आपके पास रहने वाला है, समझाऊंगा वो अलग, बाकी डेटा भी आपके पास रहेगा, डोंट वरी। चलिए, तो दोस्तों जैसा कहा गया कि ओ एक्स अक्ष पे आम की मांग और, है ना, और ओ वाई पे आम की कीमत बताई गई है। ओ एक्स मतलब ओ और एक्स, क्लियर है, और ये ओ और वाई। तो ओ एक्स पर क्या बताया गया है दोस्तों, ओ एक्स पर मांग, आम की मांग, और ओ वाई पर आम की कीमत। ठीक है ना। वहीं जो डब्ल्यू वक्र है, डब्ल्यू को जो है दोस्तों, ये मांग वक्र है। क्या है, मांग वक्र है। जो ये मांग वक्र क्या करेगा, ये डब्ल्यू वाली जो वक्र दिख रहा है आपको, मांग वक्र, ये क्या करता है, ये कीमत और मांग, इन दोनों के बीच में संबंध बताता है कि कितनी कीमत होने पर कितनी मांग होगी, कितनी कीमत होने पर कितनी मांग होगी, ये बताने का प्रयास कर रहा है। आई होप क्लियर होगा। ठीक है ना। चलिए अब एक एक करके दोस्तों हम यह समझते हैं, एक बार इसको पूरे को ओपन कर लेते हैं, जिससे कि आपकी पूरी रेखाएं सब अपने आप आ जाए। चलिए, अब पेन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक दोस्तों, सबसे पहले आप ए बिंदु को, अच्छा इससे तो क्लियर हो चुके हैं ना, ये पूरा कीमत की रेखा है, और ये वाली है दोस्तों मांग वाली रेखा, और बीच में जो आपको दिख रहा है ये मांग का वक्र है। अब यहां पर सिर्फ समझिए इसको, ए में ये देखिए इसमें कि दोस्तों जब मार्केट में, बाजार में आम की कीमत 30 रुपए होती है, 30 रुपए पर केजी होती है, 30 रुपए होती है मांग की कीमत, 30 रुपए। तो इसकी मांग कितनी होगी, मांग कितनी होगी दोस्तों, इसकी मांग होगी 5 किलो, 5 केजी। टेढ़ी मेढ़ी लाइन, चलिए वैसे लाइन मैंने डाल खींच रखी हुई है, ये आ चुकी है। ठीक है ना, इसको हटा देते हैं, इससे आपको पूरा क्लियर होगा। ये देखिए, तो दोस्तों जब देखिए बाजार में जब आम की कीमत 30 रुपए पर केजी है, तो बाजार में इसकी मांग कितनी है, मात्र 5 केजी, 5 केजी। लेकिन वहीं पर जैसे ही इस आम की कीमत थोड़ी सी घटी, 5 रुपए भी कम हुई, जैसे ही 25 रुपए पर केजी रेट होती है, तो उसकी बाजार में मांग बढ़ जाती है। कितनी हो जाती है, 10 केजी हो जाती है। और आगे बढ़े तो दोस्तों जैसे ही मांग इसकी एकदम 15 रुपए केजी हो जाती है, वैसे इसकी मांग और बढ़ जाएगी। कीमत 15 केजी हुई, 15 रुपए केजी हुई, तो इसकी मांग सीधे बाजार में कितनी होगी दोस्तों, 20 केजी हो चुकी है ना। और अगर कीमत कम होगी, और कीमत कम होती है, तो मांग इसकी और बढ़ जाएगी। जैसे कि अगर कीमत बिल्कुल 5 रुपए हो चुकी है, 5 रुपए केजी, तो कीमत इसकी और ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। जो लोग कम खरीदने वाले वो और ज्यादा खरीदेंगे। क्लियर हो रहा है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से ये मांग का नियम चलता है, मांग का नियम चलता है, सिंपल है, ये अपोजिट चलता है। किसके, जो मांग का नियम है दोस्तों, ये मूल्य और मांग दोनों अपोजिट चलते हैं, एक दूसरे के विपरीत रेखाएं होती है। ठीक है ना। अब यहां पर मैंने लिख भी दिया आप लोगों के लिए, ताकि आपको आगे चल के कंफ्यूजन ना रहे। ए पॉइंट को देखिए, ए वाले पॉइंट को देखिए दोस्तों, ए वाले लिखा हुआ है, जब कीमत 30 रुपए थी बाजार में, तो मांग इसकी 5 रुपए केजी थी, 5 किलो बिक रहा था ये। लेकिन जैसे ही बाजार में कीमत थोड़ी कम होती है, बी में देखिए, लेकिन जैसे ही कीमत थोड़ी सी कम हुई, मतलब 25 रुपए होती है, तो मांग बढ़कर के सीधे 10 केजी बिकने लगी है, 10 केजी हो चुकी है। और मांग कम हुई और कीमत कम हुई, माफ करना, कीमत कम हुई, 15 रुपए होती है, तो मांग और बढ़ जाती है। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहां पर कि जैसे जैसे कीमत कम होती जा रही है, वैसे वैसे मांग अपोजिट रेखा में इसके आगे बढ़ती जा रही है। आई होप क्लियर होगा इतना। ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों अब तक आपके जो है मांग का नियम आप क्लियर कर चुके कि मांग का नियम है क्या, है ना, और इस ग्राफ को भी देख चुके हैं। अब यहां पर एक अटपटा सा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के लिए, कि ये जो वक्र है ये हमेशा दाएं से बाएं की ओर जाता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है, तो ये सब है ना, तो थोड़ा कंफ्यूज करने वाली चीज है। तो इसको भी मैं पूरा भी क्लियर करने वाला हूं, है ना। तो अगला जो हमारा टॉपिक था वो क्या था दोस्तों, मांग का नियम लागू होने के कारण वाला, है ना, मांग का नियम लागू होने के कारण, या इसको कहें मांग वक्र, जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा थी बीच में,
मांग वक्र कहें या मांग का नियम लागू क्यों होता है उसकी बात करेंगे, या मांग वक्र हमेशा नीचे की ओर ही क्यों झुकता है। मांग का जो वक्र था, आप जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन देख रहे थे ना, वो हमेशा नीचे की ओर क्यों झुक रही थी। तो ये सब चीजें अब इसके अंदर देखने को मिलेगी। आइए एक एक करके बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्तों, कोई लोड लेकर नहीं पढ़ना, बस एकदम इजी तरीके से समझते हुए चलें इसको। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें बेसिकली जो इसका नियम है उस नियम की थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे कि सामान्य रूप से माना जाता है कि जो मांग का वक्र है वो हमेशा बाएं से दाएं की ओर चलता है, बाएं से दाएं की ओर चलता है और ऊपर से नीचे की ओर चलता है। जैसे कि देख लीजिए एक बार, ये वक्र है आपका, है ना, ये वक्र है, तो ये हमेशा क्या होता है दोस्तों, बाएं से दाएं की ओर चल रहा है, बाएं से दाएं की ओर चल रहा है ना, और ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर चल रहा है, ठीक है ना, ऊपर से नीचे की ओर। तो जो ये मांग का वक्र है, ये मांग का वक्र है, ये दिख रहा है आपको मांग वक्र, ये मांग वक्र हमेशा क्या हो रहा है दोस्तों, बाएं से दाएं की ओर खिसक रहा है और ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। ये क्यों होता है, तो इसके 4 कारण होते हैं, इसके विशेषकर 4 कारण होते हैं। क्या 4 कारण है, आइए वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। जो वो 4 कारण है दोस्तों, एक तो है उपयोगिता ह्रास नियम, पहला कारण। दूसरा कारण है इसका मूल्य का प्रभाव, मूल्य का प्रभाव। तीसरा कारण है इसका आय का प्रभाव, और चौथा जो कारण है प्रतिस्थापन प्रभाव। शब्द भले ही आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन जब इनकी हकीकत जानेंगे इन शब्दों की, तो दोस्तों आप इन शब्दों पर हंसने लगेंगे। आप इन शब्दों पर, अभी ये शब्द आप पर हावी हो रहे हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पता नहीं क्या है, मूल्य प्रभाव पता नहीं, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है पता नहीं, ये शब्द भी आप पर हावी हो रहे हैं। और जैसे ही आप इनका अर्थ समझोगे ना, तो आप इन पर हावी हो जाओगे, ये आपसे बच बच के घूमेंगे, भागेंगे आप लोगों से, है ना। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, कितना डेंजर नाम दिख रहा है ना, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। यार मुझे एक बात बताइए, ये पेन है, 2 पेन है मेरे पास में, ये 2 पेन है, ठीक है, ये 2 पेन है। सबसे पहले सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की बात कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट वाले की। ये 2 पेन है, ठीक है, एक पेन है मेरे पास में, ये वाला पेन है दोस्तों, ये लगभग 500 रुपए का पेन मान लीजिए इसको, 500 रुपए का पेन है, ठीक है ना। और ये वाला पेन है, ये कितने का होगा, ये 3 रुपए का पेन है, ये 3 रुपए का पेन है, ठीक है। मुझे कॉस्टली कौन सा पड़ रहा है, ये वाला। चीफ कौन सा पड़ रहा है, ये वाला। लेकिन अब जब मैं खरीदने जाऊंगा तो मैं ज्यादा पैसे खर्च करके इसको क्यों लेके आऊं, इसे क्यों नहीं। तो वहां पर मैं क्या देखूंगा, क्या देखूंगा दोस्तों, इन दोनों की उपयोगिता देखूंगा। क्या देखूंगा, इन दोनों की उपयोगिता देखूंगा कि ये मेरे कितने उपयोगी है, ये मेरे लिए कितना उपयोगी है और ये कितना उपयोगी है। जब ये ज्यादा उपयोगी होगा तभी तो इस पर ज्यादा खर्च करूंगा ना भाई। आज मैं आप लोगों को इससे पढ़ा पा रहा हूं, बोर्ड पर लिख पा रहा हूं, है ना, ज्यादा उपयोगी है, इससे तो नहीं ले सकता बोर्ड पे मैं, चलेगा ही नहीं। तो उपयोगी ये है, मतलब क्या हुआ कि इसकी उपयोगिता ज्यादा है ना। तो यहां पर यही तो कहा जा रहा है, अरे भाई जिसकी उपयोगिता, जिस वस्तु की उपयोगिता होगी ना, जिस वस्तु की ज्यादा उपयोगिता होगी, आप उसको खरीदोगे ना, उसी को खरीदोगे। और जब इसका, इस उपयोगी वस्तु का रेट बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगा मार्केट में, तो मैं क्या सोचूंगा कि यार कुछ ऐसी वस्तु मिल जाए जो ये वाला काम कर दे, मेरा इतना पेमेंट ना करना पड़े, इससे चीप मिल जाए। तो यही तो है, इस उपयोगिता का प्रभाव पड़ता है इस वक्र पर, इस वक्र पर जो है उपयोगिता का प्रभाव पड़ता है। इसी कारण से ये ऊपर से नीचे की ओर खिसकता है, ऊपर से नीचे की ओर जाता है ना। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, तो सीमांत उपयोगिता मतलब कुछ भी नहीं है, कौन सी वस्तु की कितनी उपयोगी है, दैट्स ऑल। कौन सी वस्तु कितनी उपयोगी है, इसी को तो बोलते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, है ना। मूल्य प्रभाव, मूल्य का प्रभाव, ज्यादा कीमत है, अरे नहीं यार, तो मूल्य का प्रभाव पड़ेगा ना वस्तु की मांग पर। भाई मूल्य ज्यादा है तो कम बिकेगी, कम है तो ज्यादा बिकेगी, तो मूल्य का प्रभाव नहीं पड़ा, कीमत का प्रभाव पड़ा है ना। तो वस्तु किससे प्रभावित होती है, उसकी कीमत से प्रभावित होती है। अभी ये पेन 500 रुपए का पेन है, 100 रुपए में मिलने लगेगा, तो मैं अभी 10-15 खरीद के नहीं रख लूंगा, है ना। क्यों, किससे प्रभावित हुई है, ये इसकी खुद की वजह से, मतलब इसकी खुद की कीमत से प्रभावित हुई है ना। इसको बोलेंगे मूल्य प्रभाव। आय प्रभाव, भाई अभी आप अगर मान लेते हैं कि 30,000 रुपए पर मंथ कमाते हो, कोई एक सामान्य सा परिवार का कोई व्यक्ति है जो 30,000 रुपए पर मंथ कमाता है, बढ़िया अच्छे से गुजारा कर रहा है, अपना घर परिवार चला रहा, संभाल रहा है। अब अचानक से उसकी सैलरी जहां 30,000 थी वो सीधे 3 लाख रुपए हो जाए, तो क्या बताइए, जिस तरह का जीवन यापन वो 30,000 की सैलरी में कर रहा था, क्या 3 लाख रुपए सैलरी होने पर भी वो ऐसा ही जीवन यापन करेगा, या वो अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाने का प्रयास करेगा, करेगा ना।
तो जब वो अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाएगा तो उस प्रकार की वस्तु भी खरीदेगा, है ना। तो क्या मतलब हुआ यहां पर, अब वो वस्तु किससे प्रभावित हुई, उपभोक्ता की आय से प्रभावित हुई है। इसीलिए तो कहा गया है इस वक्र पर उपभोक्ता की आय का प्रभाव भी पड़ता है, कितना कमाता है, कितना कम कमा रहा है, ज्यादा कमा रहा है, उसका प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए ऊपर से नीचे की ओर और दाएं से बाएं की ओर खिसक रहा है, है ना, बाएं से दाएं की ओर खिसक रहा है। ये बाएं दाएं में मैं खुद ही कंफ्यूज रहता हूं ना, ज्यादा परेशान मत होइएगा आप लोग, ठीक है ना। ऊपर से नीचे सफिशिएंट है। इसके बाद लास्ट वाला क्या है दोस्तों, प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव, चलिए ये पेन रख देते हैं क्योंकि ये बोर्ड पर चल रहा है, डिजिटल पेन है। सामान्य से पेन की बात कर लेते हैं। एक पेन 3 रुपए का और एक पेन 10 रुपए का, जो भी मार्केट में चल रहे हैं। एक पेन 3 रुपए का, एक पेन 10 रुपए का, ठीक है ना। अब वो 10 वाला पेन आज हम खरीद करके और स्मूथली काम करते हैं, उसी के लगभग एक पेन और भी होता है दोस्तों, जो 5-7 रुपए में भी मिल जाता है ना। तो वो 10 वाला जो पेन है, मान लेते हैं मार्केट में अब वो 20, 25, 30, 50 रुपए में हो गया, तो क्या करेंगे हम, यही सोचेंगे ना कि यार वो तो बहुत महंगा हो चुका है, उसको छोड़िए, काम करते हैं इसके अपोजिट में दूसरा पेन ले लेते हैं जो उसके जैसा काम करे, है ना। एक काम करते हैं, 3 वाला नहीं लेंगे, उसकी क्वालिटी बहुत वीक होती है, तो उसे थोड़ा सा अप ले लेंगे, थोड़ा अपर लेवल का ले लेंगे, जो 5-7 रुपए वाला ले लेते हैं, या 10 रुपए वाला ले लेंगे, लेकिन उससे उसका अपोज दूसरा ले लेते हैं, उसका सिमिलर ले लेते हैं जो उसके जैसा काम कर सके, है ना। मतलब ये कि जो वस्तु, जिस वस्तु की कीमत बड़ी है, उस वस्तु की सिमिलर कोई दूसरी वस्तु कम कीमत में अगर आपको मिलेगी तो आप उसकी ओर झुक जाएंगे, उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। तो ये झुकना, दूसरी वस्तु की कम कीमत देख करके उसकी ओर झुकना ही ये प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। आई होप चारों पॉइंट क्लियर है यहीं पे, है ना। चलिए अब इनको थोड़ा सा डिटेल में भी, चारों पॉइंटों को डिटेल में भी देख लेते हैं, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए। सबसे पहले सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो दोस्तों मांग का जो नियम है, मांग का नियम मूल्य या कहें कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित होता है। जो पूरा मांग का नियम है हमारा, है ना, कीमत ज्यादा मांग कम, या कीमत कम तो मांग ज्यादा, ये जो पूरा नियम है मांग का, ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर क्या है, आधारित है। क्यों आधारित है, क्योंकि दोस्तों कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की बाद वाली इकाइयों से कम सीमांत उपयोगिता प्राप्त करता है, इसलिए उन्हें खरीदने से, उनको, उन वस्तुओं को वो तभी खरीदेगा जब वो उनमें उनकी कीमत बहुत ज्यादा मार्केट में गिर जाए। मतलब ये समझिए कि भाई ये पेन मुझे आज 500 रुपए का मिल रहा है और मैं अच्छे से काम कर पा रहा हूं, डिजिटल पेन है, डिजिटली काम कर पा रहा हूं, ओके। अब इस पेन से मेरा डिजिटली अच्छे से काम चल रहा है, ठीक है ना। ये 500 रुपए का पेन मान लिया। तो अब इसी की अपेक्षा दोस्तों अगर कोई मुझे पेन मिलता है कि एक अन्य पेन है जो इसका सेकंड है, मतलब इसके जैसा काम नहीं करेगा लेकिन हाँ लगभग इसके जैसा काम कर देगा, मुझे वो लेना है, तो मैं वो कब लूंगा। अगर मान लेते हैं कि उसकी कीमत है मान लेते हैं कि 450 रुपए, मान लेते हैं 450 रुपए उसकी कीमत है और इसकी 500 रुपए कीमत है। अप्रोक्स बता रहा हूं ना, एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है, एग्जैक्टली पेन बहुत महंगा है ना। तो ये 500 रुपए का पेन है, इसका एक सिमिलर पेन हो रहा है वो 450 रुपए का पेन है। तो मैं उस पेन को कब खरीदूंगा, क्या मैं लूंगा यहाँ पर, अरे मैं सोचूंगा ना यार इससे 50 रुपए का तो डिफरेंस है, क्यों अपनी गुणवत्ता के साथ में मजाक करूं, छोड़ो हटाओ नहीं लेना, 50 रुपए डाल के 500 का यही लूंगा। लेकिन पता चले कि उसकी पेन की कीमत 100 रुपए हो गई, तो अब तो दिमाग में कीड़ा दौड़ेगा, सोचूंगा यार 100 रुपए का तो पेन है, ले लेते हैं, ले करके काम कर रख लेंगे, कभी ये अचानक खराब हो गया तो कम से कम वो काम तो चला देगा, सस्ता ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। ये एक लेने जाऊंगा वो 5 मिल जाएंगे, समझ रहे ना बात को। तो इसलिए कहा गया है कि कोई व्यक्ति जिस वस्तु को यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, उसके सिमिलर वस्तु या उसके बाद वाली वस्तु की ओर वो तभी जाएगा जब उसकी कीमत, उस दूसरी वस्तु की कीमत बहुत ज्यादा कम हो गई हो बाजार में। इसीलिए कहा गया है कि जितनी व्यक्ति को उपयोगिता के हिसाब से ही वो यहां पर व्यय करता है या वस्तुएं खरीदता है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है ना। मूल्य प्रभाव। अब मूल्य का प्रभाव कैसे पड़ा वो दोस्तों, तो किसी वस्तु की कीमत पहले से कम हो जाती है तो नए उपभोक्ता भी उस वस्तु की ओर आकर्षित होते हैं। कोई वस्तु है, उसकी कीमत पहले 1000 रुपए थी, अब 500 हो गई, 700 हो चुकी है, 500 हो गई है, तो क्या होगा, अन्य जो नए उपभोक्ता होंगे वो भी उसकी तरफ आकर्षित होंगे। अरे यार ये 1000 रुपए की थी, अब तो ये इतनी सस्ती हो गई, अब तो खरीद ही ले, अब तो ले ही सकते हैं अपन इसको, है ना। तो कोई भी उसको खरीदने लगेगा। तो इसी प्रकार वस्तु की कीमत बढ़ जाने पर उसके क्रेता
कम हो जाता है, उसको खरीदने वाले कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार वस्तु के मूल्य में कमी अथवा वृद्धि होने से वस्तु की मांग पर जो वृद्धि या कमी होती है उसे ही हम यहां पर मूल्य प्रभाव कहते हैं, या मांग वक्र ऊपर नीचे इसी के कारण से होता है ना। तो जो मांग वक्र ऊपर नीचे होता है दोस्तों, ये मूल्य प्रभाव के कारण ही होता है। आई होप दोनों पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। थर्ड पॉइंट है दोस्तों आय प्रभाव, आय का प्रभाव। जी हां, आय का प्रभाव भी उसी प्रकार से स्मूथ समझिए, जब उपभोक्ता मतलब कि वस्तु का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति जब उसकी आय कम होगी तो वस्तु वो कम खरीदेगा या उसके सेकंड ऑप्शन पर जाएगा, सेकंड वस्तु उसकी जैसे दिखने वाली सस्ती वस्तु की ओर जाएगा। लेकिन जैसे उसकी अगर आय बढ़ती है तो वो वस्तु को ज्यादा खरीदेगा या हायर वस्तु खरीदेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया कि जो मांग का वक्र है जो ऊपर नीचे होता है, टेढ़ा बेड़ा होता है, लाइन चलती टेढ़ी मेढ़ी सी, वो इस आय प्रभाव के कारण भी चलती है। आई होप क्लियर हो दोस्तों, ठीक है ना। पूरा स्मूथली क्लास चल रही है दोस्तों, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना, लग तो नहीं रहा ना कि इकोनॉमी की क्लास है ये, बस वही नहीं लगना चाहिए। इकोनॉमी की क्लास इकोनॉमी जैसी नहीं लगना चाहिए, है ना, एकदम जैसा हमारी पॉलिटी। यार अभी तो हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं और पॉलिटी में आप लोगों को बहुत आनंद भी लेते हो, इसलिए बार बार पॉलिटी बोल देते हैं। और हिंदी पढ़ाने वाले विद्वान हिंदी का बोलते हैं, बट हम हिंदी पढ़ाते नहीं है इसलिए हम पॉलिटी का बोलते हैं। चलिए, तो पॉलिटी जैसी लगना चाहिए एकदम स्मूथी, है ना। जैसे जिस एंजॉय के साथ में आप पॉलिटी क्लासेस लेते हो हमारी, उसी एंजॉय के साथ में इकोनॉमी लीजिए और बिल्कुल स्मूथली ही कंप्लीट होगी ये। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट दोस्तों, प्रतिस्थापन प्रभाव। व्यवहारिक जीवन से इन चीजों को अटैच करते हुए पढ़ेंगे ना, सब क्लियर होता जाएगा, सब क्लियर होता जाएगा। प्रतिस्थापन का मतलब सिंपल सी बात है यार, ये वस्तु लेनी थी, अच्छा ये लेना था, इसकी कीमत तो बहुत है यार, एक काम करते हैं दूसरी ये वस्तु ले लेते हैं ना, ये भी तो ऐसे ही काम करेगी। सेकेंड पेन 500 वाला 450 वाला, ठीक है, दो पेन, एक 500 एक 450, कौन सा? अरे 500 बहुत रेट है यार, एक काम करें 50 ही बचेंगे, 450 वाले ले लेते हैं, है ना। तो 450, चलिए 450 और रेट गिरा दी, 300 रुपए कर दी, तो अब तो पक्का वही लेंगे, क्यों? काम तो वैसे ही कर रहा है ना, ठीक है, अपना काम हो रहा है। प्रतिस्थापन चेंजेबल, है ना। तो और दूसरी चीज ये भी है दोस्तों, दूसरी चीज ये भी है कि कोई वस्तु ऐसी होती है, कोई वस्तु ऐसी होती है कि जब उसकी कीमत बाजार में बहुत कम हो जाती है तो उस वस्तु के उपयोग बढ़ जाते हैं, उस वस्तु के उपयोग बढ़ जाते हैं। किसी भी चीज को आप ले सकते हैं, किसी भी अपने रियल लाइफ में कोई एग्जांपल आप खुद लीजिए और सोचिए कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो सस्ती हो जाती है तो लोग उसको खरीद करके पता नहीं किस किस उपयोग में लेने लग जाते हैं। वो जैसे उसकी कीमत बढ़ने लगती है तो उसका उपयोग सीमित हो जाता है, फिर वो जितने इधर उधर के जो उपयोग कर रहा था ना वो सारे बंद करके और जिस काम के लिए उसने खरीदी वो उसी काम में उस वस्तु को लेगा, समझ रहे, है ना। तो इसीलिए कहा गया प्रतिस्थापन का प्रभाव। तो किसी वस्तु की कीमत घटने पर उसके स्थानापन्न वस्तु मतलब कि उसकी जो सिमिलर वस्तु, सिमिलर दिखने वाली वस्तु होती है, ग्राहक भी उसी वस्तु को खरीदने लगते हैं, ठीक है। तो जब कीमत घटती है, जब वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी स्थानापन्न वस्तुओं के ग्राहक भी उसी वस्तु को खरीदने लगते हैं। समझिए कहानी को, आपने इस पेन की रेट गिरा दी, हम अब शुरू से पेन का एग्जांपल ले रहे हैं इसलिए मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, पेन का फिर से बोलूंगा। ये पेन 500 रुपए का और एक पेन था 450 रुपए का, ठीक है। तो कुछ उपभोक्ता ऐसे हैं जो 450 वाले पेन को खरीद रहे थे, पेन हाथ में ले लेता हूं, नहीं तो आप बोलेंगे साथ में कुछ भी नहीं है, ये पेन 450, ये 500 रुपए। तो जो उपभोक्ता इस पेन को खरीदने वाले हैं, जो खरीद रहे थे, है ना, खरीद रहे हैं, वो मैंने क्या किया कि ये इस पेन की रेट गिरा दी, 500 से सीधे 400 हो चुकी है। तो क्या होगा अब भाई, जो इनको खरीद रहे थे वो तो खुश हो जाएंगे, वो जो इस पेन को खरीद रहे थे 450 में, अब इसके उपभोक्ता भी इस पेन की ओर आ जाएंगे और इसको खरीदने चालू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। होता है ना ऐसा, यही है प्रतिस्थापन वस्तु में। तो इसका प्रभाव भी दोस्तों मांग वक्र पर पड़ता है। जिन वस्तुओं के बहुत से उपयोग होते हैं उनमें भी ये नियम लागू होता है, उनमें भी ये नियम लागू होता है, क्योंकि उस वस्तु की कीमत घटने पर लोग उसे तरह तरह के उपयोग में लेना चालू कर देते हो। जैसे कीमत बढ़ती है तो जिस आवश्यकता के लिए उस वस्तु को खरीदा है उसी का उपयोग उसमें करेंगे। आई होप चारों प्रभाव जो थे हमारे वो अब पूरी तरह से माइंड में क्लियर होंगे, ठीक है ना। बताइए कुछ डिफिकल्ट था इनका जो मतलब था, जो अर्थ है, कोई डिफिकल्ट है क्या दोस्तों? एकदम सिंपल तो है यार। चलिए लास्ट में दोस्तों अब देखेंगे हम मांग के नियम के अपवाद। अपवाद मतलब समझ लीजिए कि मांग का जो नियम बताया है
इसमें इसके अपवाद क्या हो सकते हैं कि जैसा अर्थशास्त्रियों ने कह दिया है कि भाई बाजार में वाकई में जो मांग का नियम है वो इसी प्रकार चलता है, मांग का जो नियम है वो इसी प्रकार चलेगा, कीमत बढ़ेगी तो मांग पक्का कम होगी और कीमत कम होगी तो मांग 100% बढ़ेगी, ये कहा है अर्थशास्त्रियों ने। वहीं पर कुछ विद्वान उठकर आए और उन्होंने कहा कि रुको जरा, रुको, शांति रखो, ऐसा हर परिस्थिति में नहीं होगा। हाँ ऐसा होता है, बाजार में ऐसा होता है, लेकिन इसके अपवाद भी है, हर परिस्थिति में नहीं होता है। तो कहा साहब फिर कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें मांग का नियम काम नहीं करता? मांग का नियम मतलब समझ जाना ना, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। मांग का नियम मतलब कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाएगी, समझिए, इसका अपोजिट भी कर दीजिए, यही मांग का नियम है। तो कुछ विद्वान आए और उन्होंने कहा कि साहब हमेशा हमेशा परिस्थितियां सेम नहीं होती, एक जैसी नहीं होती है, कि अगर हमेशा ही मतलब ऐसी स्थिति नहीं रहेगी कि मांग का नियम काम करे, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि मांग का नियम चुप हो जाता है, वो काम नहीं करता है। तो ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? तो दोस्तों ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं, उन्हीं परिस्थितियों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली परिस्थिति है कमी का भय। काय का? कमी का भय। कोई ऐसी वस्तु जिसमें आपको अफवाह उड़ी मार्केट बाजार में कि उस वस्तु की अब भयानक कमी होने वाली है, अब वो मिलेगी नहीं, ठीक है ना? तो क्या होगा? दुकानदार सोचेगा यार वाकई मेरे पास में इतना माल पड़ा हुआ है ना, और इसी रेट में अगर मैं बेचूंगा तो नुकसान है, और खरीदने वाले तो बहुत सारे, तो एक काम करते हैं, आज मैं बेच रहा था 100 रुपए केजी में, इसको ना डायरेक्टली मैं 500 रुपए केजी में बेच के और अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता हूं। और एग्जैक्टली वो यही करेगा दुकानदार, वो यही करेगा, 100 रुपए केजी वाली वस्तु को 500 रुपए केजी में बेचेगा। क्यों बेचेगा? क्योंकि भीड़ उमड़ चुकी उसको खरीदने के लिए, क्योंकि भीड़ के बीच में अफवाह फैल चुकी है कि ये वस्तु अब नहीं मिलने वाली, लंबे समय तक नहीं मिलने वाली, इसलिए जल्दी से खरीद के रख लो, है ना? तो यही था वस्तु की कमी का भय। तो जब वो वस्तु खरीदने के लिए भीड़ आ रही है ना, तो वो ये नहीं देखेगी कि उसकी कीमत क्या है, कम है या ज्यादा है, ज्यादा होने पर भी वो क्वांटिटी के साथ खरीद लेगी। तो यहां पर क्या हुआ? मांग का नियम ठप पड़ गया। क्लियर है? एक अन्य परिस्थिति और भी होती है फैशन में हास। भाई कोई वस्तु होती है, फॉर एग्जाम्पल चलिए पेन ही ले लेते हैं, है ना? पेन कौन सा अच्छा दिख रहा है ना, दिखने में अच्छा लग रहा है, मान लेते हैं स्टाइलिश पेन है, डिजिटल है, डिजिटल मत लीजिए, मान लीजिए कि आपका ये यही पेन है जो आप यूज करते हैं, बॉल पेन है और स्टाइलिश पेन है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, है ना? पॉकेट में रखने के बाद में थोड़ा सा लग्जरी लगता है और थोड़ा स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है इस पेन से, अच्छा लग रहा है, शानदार लग रहा है। तो इस प्रकार का पेन मान लेते हैं कि बहुत अच्छी रेट में मैंने परचेज किया और रखने पर लगता है कि यार हाँ मेरे पास पेन है, और एक अपने आप में फील करता हूं कि, है ना, हर किसी के पास इस प्रकार का पेन नहीं होता है, सो मेरे पास में है तो अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन आगे चल के अचानक से होता क्या है कि इस टाइप के बहुत सारे पेन आ जाते हैं और इससे भी बेहतर वैरायटी में पेन आ जाते हैं, इससे बेहतर फैंसी पेन आ जाते हैं, और कई प्रकार से जो है उनका ट्रेंड चल पड़ता है। इसका ट्रेंड गिर गया, अब इसकी इतनी वैल्यू नहीं बची, मजा नहीं आ रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा रखने में भी, क्योंकि ये मैं इस पेन को लेके चलूंगा ना तो मेरा जूनियर भी जो है वो मुझसे वीआईपी पेन वो लेकर आएगा। ये मान लेते हैं कि 5,000 का पेन है, तो वो सामने वाला यार 50,000 का पेन लेके घूम रहा है, मेरा जूनियर 50,000 का पेन लेकर घूम रहा है, तो मुझे शर्म आएगी अब 5,000 का पेन रखने में। तो मैं क्या करूंगा भाई, जूनियर उसको पकड़ूंगा, भाई बता कौन सा पेन यूज कर रहा है तू, तो उससे और बेहतर क्वालिटी का लाने का प्रयास करूंगा। क्यों इसको क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि इसकी फैशन में कमी आ गई, इसका बाजार गिर चुका है ना, इसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है। तो इसीलिए कहा गया है कि जब किसी वस्तु के फैशन में कमी आ जाए तो भी उस वस्तु के सस्ते होने पर भी उसे कोई नहीं खरीदेगा, सस्ता होने पर भी कोई नहीं खरीदेगा। अब ये पेन मुझे 5,000 में मिल रहा था, अब भले ही ये पेन मुझे अगर कोई 1,000 रुपए में भी देगा तो भी मैं इस पेन को नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि ट्रेंड खत्म हो चुका है, इस पेन का ट्रेंड खत्म हो चुका है। आई होप क्लियर होगा। चलिए अगला और भी परिस्थिति है प्रतिष्ठा की वस्तुएं। कुछ वस्तु ऐसी होती है जो हमारे जो है गौरव को बढ़ाती है, हमारे मान सम्मान को बढ़ाती है, सोसाइटी में हमारी इज्जत बढ़ाती है। कुछ वस्तु ऐसी होती है और इसीलिए हम उन वस्तुओं को लाना पसंद करते हैं, है ना? तो अगर वो वस्तुएं जो हमारी प्रतिष्ठा में वृद्धि करती हो, हमारा मान सम्मान, हमारी इज्जत बढ़ाती हो, और वो वस्तुएं अगर बाजार में सस्ती होने लगे तो कोई नहीं जाएगा उसको खरीदने के लिए, बल्कि जितनी महंगी होगी वो उसके ग्राहक उसकी ओर ही दौड़ेंगे, महंगी होगी तो वो और ज्यादा बिकेगी,
क्यों? क्योंकि वो प्रतिष्ठा दिखाने वाली वस्तुएं है, लग्जरी आइटम, लग्जरी आइटम, उनकी रेट हाई होगी तभी उसकी बिक्री ज्यादा होगी। तो इस परिस्थिति में भी मांग का नियम काम नहीं करेगा। इसके अलावा अन्य है अज्ञानता। कुछ लोगों को पता ना होने के बाद भी, अज्ञानी होने के कारण वस्तु को जो है दोस्तों अधिक कीमत होने पर भी उस वस्तु को खरीद लाते हैं, भूलवश मान लीजिए या अज्ञानता के कारण मान लीजिए, मूर्खता भी बोल सकते हो आप लोग, कोई बुराई नहीं है उसमें बोलना। एक अन्य है धांसू रीजन है ये, युद्ध और आपातकालीन स्थिति। भाई अभी अभी लॉकडाउन लगा था, जब लॉकडाउन लगा तब क्या हुआ था, किराने की दुकान देख लीजिए, जो भी जितनी बेकरी फैक्ट्री जितनी भी किराने के आइटम मिलने वाली जितनी भी दुकानें थी, वहां पर भीड़ खत्म नहीं हुई लॉकडाउन के जस्ट एक दिन पहले। रीजन सबको पता था यार लॉकडाउन लगने वाला है, पूरा इंडिया बंद हो जाएगा, है ना, खाने के लिए तरस जाएंगे। उस समय में जिसको जितनी मर्जी आई उस रेट में उन लोगों ने सामान दिया, है ना। हालांकि बहुत गंदा किया था, बहुत गंदा हुआ था ये सब कुछ मामला, है ना, कि बेचारे गरीब इसमें बहुत ज्यादा पिसा है और जितने भी उनकी क्षमता थी वो सारे पैसे सिर्फ उन्होंने आटा चावल में ही खत्म कर दिए थे, है ना। तो क्या होता है दोस्तों, जब आपातकालीन परिस्थिति आती है तो कोई भी व्यक्ति जो है उसकी कीमत नहीं देखता है, क्वांटिटी देखता है बस, है ना, ज्यादा से ज्यादा लेने का प्रयास करता है। युद्ध के समय में ऐसा होता है, जब युद्ध होते हैं आपस में दो देशों के बीच में तो आपातकालीन स्थिति बन जाती है ना, लॉकडाउन, कोरोना वायरस जैसी स्थिति बन जाती है, लॉकडाउन वगैरह लग जाते हैं। तो इस प्रकार के इस परिस्थितियों में दोस्तों मांग का नियम काम नहीं करेगा। इसलिए कहा गया कि मांग के नियम के अपवाद, तो ये अपवाद है, ये 5 अपवाद याद कर लीजिए। कमी का भय, पैशन में हास, प्रतिष्ठा की वस्तुएं मान लीजिए, अज्ञानता ले लीजिए, आपातकालीन परिस्थिति देख लीजिए। ये 5 बिंदुओं को याद कर लीजिए। डिटेल इसकी याद करने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। मेरे सेशन में कुछ भी याद करने का प्रयास ना करें, सिर्फ की पॉइंटों को ध्यान में रखें, सिर्फ की पॉइंटों को। मैं बता रहा हूं ना कि यहां पर जो आपके अपवाद है, मांग के नियम के जो अपवाद है, इनमें सिर्फ आपको ये 5 जो की पॉइंट मैंने आपको दिए हैं, कमी का भय, फैशन में हास, प्रतिष्ठा की वस्तुएं, अज्ञानता, आपातकालीन परिस्थिति, सिर्फ ये की पॉइंट आपको याद रखने हैं, बाकी कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बस व्यवहारिक रूप से समझते हुए चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन आप बहुत ही मुझसे भी ज्यादा बेहतर तरीके से आप एग्जाम में परफॉर्म करके आएंगे, पूरी गारंटी से बोल रहा हूं दोस्तों। जितना मैं आपको समझा रहा हूं ना उससे बेहतर आप लिख कर आएंगे वहां पर। चलिए तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये मांग का नियम वाला सेशन होता है कंप्लीट। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा सेशन लगा। नेक्स्ट सेशन हमारा गिफिन वस्तुओं पर होगा। गूगल कीजिए, पुस्तकों में पढ़िए, कहीं से कहीं तक कोई समझ नहीं आने वाला इस टॉपिक में, लेकिन मैं पूरा यकीन से बोलूंगा कि जिस प्रकार से आपका ये सेशन स्मूथ चलाना, गिफिन वस्तुओं वाला सेशन भी उतना ही स्मूथ होगा। कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी, डिफिकल्टी आती है उसको आसान बनाए, आसान बनाने के छोटा सा तरीका, अब थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो आसान बन जाता है आप लोगों के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।